क्योंकि ये चैप्टर में कहा जाए तो पूरा सब कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इस चैप्टर में हमें कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो सब कुछ थ्योरी बेसिस चैप्टर होता ही है। तो थ्योरी बेसिस कोई भी चैप्टर के अंदर जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो सारी बातों को बस याद रखना होता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है कि हमको यहाँ पे सरफेस के ऊपर ही बात करना होगा, जिसमें से हम लोग दो तरह के सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है एडजॉर्प्शन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, और पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग मैक्सिमम इसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि एडजॉर्प्शन इज द फेनोमेनन इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज हायर एट द सरफेस एज कंपेयर टू द बल्क ऑफ अदर सब्सटेंस। जैसे कि ये सब छोड़ो डेफिनेशन के, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, और ये एडजॉर्बेंट क्या होता है, और ये एडजॉर्बेट क्या होता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल हम लेते हैं इंक। इंक ले लो और ये क्या करोगे, तुम लोग चौक ले लो। चौक हम लोग बोर्ड पर यूज करते हैं, वो एक चौक ले लीजिए। मान लो कि मेरे पास एक चौक है, व्हाइट चौक। अब अगर इस चौक को अगर मान लो कि मैंने क्या किया, इंक ले लिया। मान लो कि मैंने एक ग्लास में या एक कंटेनर में मैंने एक इंक ले लिया, और इस चौक को क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिप करेंगे। तो डिप करने के बाद क्या होगा, डिप करने के बाद आप देखोगे कि जितने आपके पास इंक के पार्टिकल्स हैं, जैसे आप मान लो कि एक चौक लिए और एक इंक में, जैसे मान लो ब्लू इंक है चाहे ब्लैक इंक जो भी है, आपने क्या किया, उस इंक के अंदर चौक को डिप करके बाहर निकाल दिया। ज्यादा समय नहीं, तुरंत आपको बाहर निकाल देना है, कुछ सेकंड के अंदर। तो जैसे ही आप क्या करोगे, डिप करके बाहर निकालोगे, तो आप वहां पे क्या ऑब्जर्व करोगे, आप वहां पे ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जितने चौक के पार्टिकल्स हैं, अगर ब्लू इंक होगा तो पूरी तरीके से क्या हो गए होंगे, ब्लू होंगे, पूरी तरीके से ब्लू हो गए होंगे। अब क्या करो ना, इस चौक के पार्टिकल्स को आप ब्रेक कर दो, मतलब तोड़ दो वहां से। जैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के बाद उसको टू पीसेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है, ये जो ब्लू कलर का जो पार्टिकल्स है, ये जैसे ही आप चौक को तोड़ोगे तो आपको क्या लगता है, वो जो आपके पास बल्क है, मतलब जो अंदर का जो आपके पास जो पार्ट होता है, क्या उसके अंदर भी ये ब्लू पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे चौक को तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद तो अंदर वाला पार्ट तो आपको व्हाइट ही दिखेगा, ब्लू वाला पार्ट तो सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर रहेगा, अंदर वाला पार्ट पूरा व्हाइट होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, आपके पास जो ब्लू कलर के जो इंक थे, जो आपके पास जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर, वो वास्तव में हुए क्या है, वो एब्जॉर्ब हुए हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन फेनोमेनन। एब्जॉर्प्शन फेनोमेनन क्या होता है, एक सरफेस के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। वो बल्क तक नहीं जाता है, बल्क का मतलब होता है कि वो मिडिल तक नहीं जाता, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, वो सिर्फ सरफेस के ऊपर हो रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करोगे, तो जैसे कि मान लो ऑब्जर्वेशन में ले लो तुम, इसको बहुत देर तक क्या करो, इसके इंक के अंदर ही डिप करके छोड़ दो, तो बहुत टाइम के बाद आप निकालोगे तो आपको क्या लगेगा, आप जैसे इसको ब्रेक करोगे तो ब्लू पार्टिकल सरफेस पे तो होगा ही, सरफेस के साथ साथ ये इनर पार्टिकल्स में भी प्रेजेंट होंगे, इनर सरफेस में भी प्रेजेंट होंगे। तो वो जो फेनोमेनन होगा उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आपके पास जो पार्टिकल्स होंगे ऊपर लेयर पर भी होंगे, और पार्टिकल्स वो अंदर लेयर तक भी प्रेजेंट हो जाएंगे, तो वो एब्जॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन मतलब जो सरफेस के ऊपर हो रहा होता है, जो कि सरफेस के ऊपर सिर्फ पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठा हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स है सरफेस के साथ साथ ये बल्क में भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक तरीके से कहो कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रेजेंट होंगे, हर जगह पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपके पास एब्जॉर्प्शन। अब देखो एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है, ये दोनों चीजें बीच बीच में यूज होंगी आपके पास। तो एड्सॉर्बेंट का मतलब देखो क्या है, जैसे कि मान लो कि मैंने इसी एग्जांपल में लेके समझाया, इंक ले लो और फिर से वापस चौक ले लो। तो यहाँ पर क्या था, एड्सॉर्बेंट के अंदर द सब्सटेंस ऑन व्हिच सरफेस एड्सॉर्प्शन, जिसका सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा उसको एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। और दो सब्सटेंस विच गेट एड्सॉर्ब, और जो इसमें एड्सॉर्ब हो रहा है उसको एड्सॉर्बेट बोलेंगे। तो अगर मान लो कि मेरे पास अगर इंक है और मेरे पास चौक है, याद रखना जो सरफेस यूज करोगे उसको एड्सॉर्बेंट बोलेंगे, और जो भी उसके अंदर एड्सॉर्ब हो रहा होगा, जो भी उसके अंदर क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है, जो कि उस सरफेस के ऊपर जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एड्सॉर्बेट बोलते हैं। तो देखो, तो बताओ, तो इंक क्या होगा, एड्सॉर्बेट होगा, एड्सॉर्बेंट होगा? इंक और चौक के बारे में बताइए, चौक को क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट या एड्सॉर्बेंट? चलो चलो ट्राई करो, कोई भी इसमें जवाब दो। क्योंकि अभी फिर से एक बार बता रहे हैं, एड्सॉर्बेट का मतलब ये होगा कि जो भी सब्सटेंस जो कि आपके पास सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो रहे होंगे वो एड्सॉर्बेट है, और जिस सरफेस पे ये काम चल रहा होगा
उसको एड्जॉर्बेंट बोलेंगे। तो जिसका सरफेस यूज होगा उसको एड्जॉर्बेंट बोलेंगे, और जो भी पार्टिकल्स इसके ऊपर जाके स्फीयर के ऊपर जमा हो रहे होंगे वो एड्जॉर्बेंट कहलाएंगे। इंक एड्जॉर्बेंट है, इंक चौक आपके, एब्जॉर्बेंट। हाँ, चौक सरफेस प्रोवाइड कर रहा होगा, इसलिए चौक आपके पास एड्जॉर्बेंट होगा। इंक जो इसके अंदर क्या हो जा रहा है, इसके अंदर जाके बैठ रहा है, इसलिए इंक आपके पास एड्जॉर्बेट कहलाएगा। अब देखो एक नया टर्म होता है, इसका नाम होता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का देखो मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि जिस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है, जिस सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, दोनों केसेस जहां पर हो रही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोलते हैं। यानी कि आपके पास एक सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल आप देखोगे जनरली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया रहता है, तो सिलिका जेल हो गया, CaCl2 हो गया, फैब्रिक हो गया, ये सब जो सारी चीजें हैं उसके अंदर एड्जॉर्प्शन भी हो रही है। तो इसमें कपड़े के ऊपर देखते हैं क्या होता है कि जैसे आप फैब्रिक यूज करते हैं उसके ऊपर आप डाइज वगैरह डालते हो, तो वो कुछ कुछ पार्टिकल्स ऊपर भी रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है, कुछ पार्टिकल्स क्या होता है वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ये आपके पास जो तीनों एग्जाम्पल है वो सॉर्प्शन के एग्जाम्पल होते हैं, इसके अंदर एड्जॉर्प्शन भी हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होता है। अब देखो कि एड्जॉर्प्शन, अगर हम लोग बोल रहे हैं एड्जॉर्प्शन, तो ये होता क्यों है? तो एड्जॉर्प्शन का देखो मेन रीजन होता है कि अनइक्वल बैलेंस जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा होता है, यानी इसको बोलते हैं अनइक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अनइक्वल फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो चीजें आपस में एब्जॉर्ब हो जाती है। कहोगे इसका मतलब नहीं समझ में। जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्विमिंग पूल है, उसमें मान लो कि 7 से 8 लोग को मैंने क्या किया कि इसके अंदर पुट कर दिया है, जिनको तैरना अच्छे से आता है, ठीक है, वो आराम से तैर रहे हैं, और एक को मैंने क्या कर दिया जिसको तैरना भी नहीं आता, उसको मैंने बीचों बीच डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया, तो ये क्या करेगा, तो फिर डूबेगा ही इसके अंदर। लेकिन ये जब डूबेगा तो अपने क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, अगल बगल वाले मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा। फिर अगल बगल वाले लोग को, जैसे मान लो जिसको तुम बीच में डालोगे, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, अगल बगल वाले जितने लोग हैं उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, और चाहेगा कि ऊपर आना चाहेगा वो। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो कि जो भी यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वो अंदर डूबेगा नहीं, वो अगल बगल के लोगों को पकड़ के फिर क्या होगा, ऊपर होगा। क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, आप देखोगे अनइक्वल फोर्स है, एक तो उसकी तरफ नीचे से फोर्स लग रहा है, वेट की वजह से उसका नीचे फोर्स लग रहा है, और एक उसके पास बॉइंट फोर्स लग रहा है। लेकिन इसको ऐसे देखो, यहाँ पर अगर मान लो कि जो भी मॉलिक्यूल्स अगर बल्क में प्रेजेंट है, उसके पास अपवर्ड फोर्स भी है, डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है, आपके पास दोनों तरीके से फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स लगने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स बीच में ही रहता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स मान लो सरफेस से प्रेजेंट है, उस पे सिर्फ 3 तरह का ही फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऊपर से तो कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं अप्लाई करने के लिए। मतलब ये वाला फोर्स जो होता है ना, वो बैलेंस नहीं हो पाता, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता है, तो इसी की वजह से मॉलिक्यूल्स आपका सरफेस के ऊपर ही रह जाता है। तो एड्जॉर्प्शन होने के पीछे आपका मेन जो पर्पस होता है, वो अनइक्वल फोर्स की वजह से ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऊपर ही रह जाते हैं, वो है नीचे नहीं जा पाते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, सॉरी, जो आपके पास एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस हो रहा होता है, वो थर्मोडायनेमिकली किस तरह का प्रोसेस हमको चेक करना है। तो हम लोग पता है कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे कहेंगे, याद है किसी को? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बच्चे लोग, किसी को नहीं याद है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने पढ़ाई की थी चीज के बारे में। अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास ये स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन है, जिस रिएक्शन अपने आप से हो रहा होता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो जो भी चीज अपने आप से हो रही होती है उसके अंदर क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो क्यों होती है, क्योंकि वो सिस्टम खुद से वर्क कर रही है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप से हो रही है, जो अपने आप से होगा उसमें खुद सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा, जिसमें वर्क खुद करना पड़ेगा, और डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। इसका मतलब डेल्टा जी आपके पास हो गई निगेटिव, और डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, सबको मालूम है। अब एक चीज समझना यहाँ पर है कि जो एड्जॉर्प्शन हो रही है उसमें एंट्रोपी क्या हो रही है, क्या घट रही है या बढ़ रही है। मान लो कि आपके पास ये सरफेस है, यहाँ पर मॉलिक्यूल सब मूव कर रहे हैं। अब इस सरफेस के ऊपर आके जब लेयर के लेयर इकट्ठे हो रहे हैं, इसको समझिए, इसके ऊपर तो ये पहले आराम से मूव कर रहे थे मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पर जैसे ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं इसके ऊपर, एक तरीके से इसको फोर्स ही पकड़ के रख रहा है ना, ताकि इसके ऊपर जाके डिपॉजिट के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। मतलब पहले फ्री मूव कर रहे थे, अब उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिसकी वजह से वहीं जाके एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो पहले फ्री थे, अब एब्जॉर्प्शन लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बोल सकते हैं उनकी क्या होती है, फ्री जो उनकी रैंडमनेस थी वो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने की वजह से डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव हो जाएगी, सॉरी डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, डेल्टा जी की वैल्यू भी हो गई निगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू भी हो गई निगेटिव,
ये नेगेटिव मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर भेजोगे तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। मतलब फाइनली डेल्टा एच की वैल्यू हो गई नेगेटिव। अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो आप लोग भी समझिए कि आपके पास कौन सा रिएक्शन हो गया ये, यानी कि एड्जॉर्प्शन किस तरह का होगा जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव के लिए क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। एक्सोथर्मिक। हाँ, तो हमेशा याद रखना है कि आपके पास जो एड्जॉर्प्शन होता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन कितने तरीके के होते हैं। तो एड्जॉर्प्शन आपके पास डिपेंड करता है, यहाँ पर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। वो दो तरीके का होता है, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक होता है आपके पास केमिकल एड्जॉर्प्शन। देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को बस सिंपल से कहा जाए कि अगर यहाँ पर सरफेस के ऊपर अगर मॉलिक्यूल आकर डिपॉजिट हो रहे हैं तो उनके बीच में कुछ खास अट्रैक्शन नहीं होगा, वो एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ देर के लिए मॉलिक्यूल्स रहेगा, उसको आप चाहेंगे तो हटा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास अगर आप एक कोई बर्तन रखते हो, जैसे मान लो उसके ऊपर जाके वाटर ड्रॉपलेट्स आके बैठती हैं, या फिर तो कुछ समय के बाद आप चाहेंगे तो उस लेयर के ऊपर लेयर बैठती रहेंगी, आप चाहेंगे तो उसको हटा भी सकते हैं अपने हाथ से। तो उसके बीच में कोई खास अट्रैक्शन नहीं होता है, वो क्या होता है वंडरवाल अट्रैक्शन है, वो उसको चाहोगे तो आप हटा भी सकते हो। तो उस तरह का जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, जिसके अंदर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वंडरवाल फोर्स पाया जाता है। सेकंड, हम लोग बोलते हैं इट फॉर्म मल्टी लेयर्स। देखिए मल्टी लेयर्स में क्यों होते हैं, एक तो आपको मालूम है इसके बीच में तो कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से है। तो ये इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, अगले मॉलिक्यूल दूसरे वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, अगले वाले फिर एक और मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे कर करके क्या होता है, लेयर बाय लेयर सब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं, इसलिए पर मल्टी लेयर फॉर्म होता है। फिर कहते हैं इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर मान लो कि एक सरफेस के ऊपर 10 मॉलिक्यूल आके इकट्ठे हो गए, हम चाहेंगे तो ये फिर से हटा दें, सारे मॉलिक्यूल को मान लो हम हाथ से हटा दिए, फिर दूसरे मॉलिक्यूल फिर से आएंगे, फिर से डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें प्रोसेस कंटिन्यू हमेशा होती रहती है। ये रिवर्स प्रोसेस भी काम कर रहा होता है, आप हटा देंगे फिर भी वापस कर रहा होगा रिएक्शन। और यहाँ पर कहा जाता है कि ये एक्सोथर्मिक इन नेचर हो रही होती है। तो एड्जॉर्प्शन के ऊपर बात ही कर ली, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। और कहते हैं कि यहाँ पर अगर आपने टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर बोला जाता है कि एड्जॉर्प्शन होगा, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। एक तो सिंपल सा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस पर भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसे ही इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, फिर आसानी से क्या हो जाएगा, फिर एड्जॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन ध्यान रखना ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, ये रिवर्सिबल नेचर का है, दोनों तरफ से काम करता है, मल्टी लेयर फॉर्म करता है, और एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में आपके पास यहाँ पर वंडरवाल वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है। तो हम लोग केमिकल एड्जॉर्प्शन में देखते हैं कि सबसे पहले तो याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट के बीच बनता है। मतलब यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल का जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एक होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का मतलब है कि अब मान लो कि मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड यहाँ बनाना है। अगर हम बोले कि एक सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक बीच में, अब इसके बीच में बॉन्ड बन गया। अब अगर इसके बीच में बॉन्ड बन गया तो ये दूसरे जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो थोड़ी ना उससे फिर बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एक हर एक एटम की अपनी कैपेसिटी होती है एक बॉन्ड बनाने की। ऐसा नहीं कि एक बॉन्ड एक एटम कोई 10 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड बन गया तो अब आगे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से कि ये यूनिलेयर होती है। यूनिलेयर का मतलब ये एक ही तरह के लेयर से एडजस्ट होंगी, बस इसके ऊपर और कोई नया लेयर नहीं आपके पास आएगा। फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, द एंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन इज वेरी हाई। अब आप भी समझ रहे हैं कि अगर इस लेयर के ऊपर मॉलिक्यूल आके डिपॉजिट हो गया, एक केमिकल बॉन्ड बन गया, और आप चाहेंगे कि इस मॉलिक्यूल को हटाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट वहां पे जनरेट देना पड़ेगा इसके बीच के बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। और हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जनरली क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम लोग पढ़े केमिकल रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ रही होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स इजी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म कर पाता है। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिक्स ऑप्शन में आपके पास एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, यहाँ पर आपके पास कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है। एक मिनट, एक चीज तो यहाँ पर लिखे नहीं, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करना है। एक मिनट रुक जाओ बच्चे लोग।
मैंने फोटो ही नहीं लिया है। देखो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। अगर हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि एक ग्राफ बिटवीन एक्स बाई एम एंड प्रेशर। आपने ग्राफ एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में लिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आप आइसोथर्म के बारे में बात कर रहे हो तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा। कहोगे एक्स बाई एम क्या है। एक्स में देखो यहाँ पर एक्स को माना गया आपके पास मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, एम को क्या माना गया है, मास ऑफ सॉलिड माना गया। यानी कि कितने मास ऑफ सॉलिड पर कितने गैसेस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स बाई एम। यानी कि आपको एक्स बाई एम के बीच में और प्रेशर के बीच में ग्राफ को ऑब्टेन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। देखिए इस तरह के ग्राफ को ऑब्टेन किया गया, और ये ग्राफ को कौन ऑब्टेन किए, इनका एक नाम है फ्रेंडलिट साइंटिस्ट है। फ्रेंडलिट साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में क्या किया था, एक ग्राफ को ऑब्टेन किया था जो कि इस तरीके से कुछ आया। तो आप देख रहे हैं इसको वो 3 पार्टों में डिवाइड किए। एक लो रीजन प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम होगा इस रीजन के अंदर। एक आपके पास था मॉडरेट रीजन प्रेशर, और यहाँ पर एक आपके पास था हाई रीजन प्रेशर। इस रीजन में प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें प्रेशर कम होगा, इस पे प्रेशर और भी कम होगा। तो वो रिलेशन क्या दिए थे, बोले थे एक्स बाई जो एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के पावर 1 बाई एन, और ये जो एन की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। उनका कुछ इस तरीके से बोलना था। तो देखो ये इनका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हर जगह वैलिड नहीं है। सबसे पहले वो चेक किए कि लो प्रेशर रीजन में, लो प्रेशर रीजन में क्या होगा, आपके पास देखिए कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी इससे आते हैं। आपसे पूछ देगा कि लो प्रेशर रीजन में जो फ्रेंडलिस का जो ग्राफ था वो किस तरीके से है। तो लो प्रेशर रीजन में क्या होगा, आपके पास एन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या रखते हैं हम लोग, लो प्रेशर का मतलब है क्या, यहाँ पर प्रेशर कम आना चाहिए। तो 1 बाई एन को हम लोग मान लेते हैं 1। तो 1 बाई एन तब होगा जहां पर एन खुद ही 1 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू 1 पुट करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लो प्रेशर रीजन निकाल लेते हैं। और जैसे 1 बाई एन की वैल्यू यहाँ पर आप 1 पुट कर दोगे तो एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर हो जाएगा। मतलब एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में क्या डायरेक्टली रिलेशन है, इसलिए से ग्राफ जो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा। ये लो प्रेशर रीजन के अंदर है। अगर सपोज कि तुम्हारे पास मॉडरेट प्रेशर रीजन है, मतलब आप यहाँ पर पहुंच गए, इस केस में प्रेशर का मान तो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 के लिए तुम लो प्रेशर मान चुके हैं, तो 1 से बड़ा होगा। देखो ध्यान से एक चीज, 1 बाई एन है आपके पास, तो यहाँ पर आप वैल्यू क्या करोगे कि आपको वैल्यू अगर चाहिए कि 1 से बड़ा हो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वैल्यू आप 0 1 के बीच में रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर, मान लो मैंने 1 बाई 2 पुट किया एन की जगह पर, तो ये चला जाएगा ऊपर तो 2 हो जाएगा। तो इसलिए 1 बाई जो एन है, तो इसमें एन की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, तो एन की वैल्यू आपको 0 1 के बीच में रखोगे तो ये वैल्यू आपके पास मॉडरेट प्रेशर के रीजन में आएगा। जो कि इसके वैल्यू, इसके बीच में जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो इसका जो भी वैल्यू आ रहा होता है वो कुछ कर्व जैसा शो करता है। देखिए इस तरह का कुछ कर्व जैसा वैल्यू आएगा। आप उसके अंदर वैल्यू निकाल के पुट करके देखोगे तो वो कुछ आपके पास कर्व तरह ग्राफ शो करेगा। यानी कि लो प्रेशर रीजन में चेक करोगे तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जैसे आप 0 1 के बीच में रख के चेक करोगे इसकी वैल्यू को, जो कि 1 से ग्रेटर हो जाएगा 1 बाई एन का मान, तो उसके लिए मेरे पास जो ग्राफिकल जो रीजन आता है वो बिल्कुल कर्व जैसा दिखाई पड़ेगा। अब एक और कंडीशन देखिए, ये तो हो गया। एक मिनट। अब देखो हाई प्रेशर रीजन में, हाई प्रेशर रीजन में क्या हुआ, तो हाई प्रेशर रीजन में आप खुद से समझ रहे हैं कि एन का मान जितना कम रखिएगा तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा और ज्यादा होगा। क्योंकि हमको क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाना है, तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए पावर बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर की पावर है 1 बाई एन, एन का वैल्यू जितना कम रखोगे तो ये वैल्यू जो निकलेगा काफी बड़ा निकल गया। तो ये वैल्यू को हमको 0 1 के बीच में ही रखना है, तो हम लोग क्या रखते हैं, देखो होता है क्या समझा रहे हैं, यहाँ पर 1 बाई एन का मान जो हो रहा होता है वो 0 आ रहा होता है। अब 1 बाई एन का मान तुम खुद से बताओ कि 0 कैसे आ सकता है, एन का मान क्या रखें। क्योंकि देखिए हाई रीजन में उन्होंने चेक किया था, जो फ्रेंडली से आपके पास साइंटिस्ट थे उन्होंने हाई रीजन में चेक किया था। हाई रीजन में होता क्या है ना, कि आपके पास जो एक्स बाई एम है जो प्रेशर है, उसके बीच में जो लाइन आता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करने का मतलब क्या है, ये तो तभी पॉसिबल है जब एक्स बाई एम और इज इक्वल टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के पावर 0 हो जाए, तभी तो ये कांस्टेंट हो जाएगा पूरी तरीके से। कांस्टेंट होगा तो एक्स बाई एम एक पैरेलल हो जाएगा। लेकिन 1 बाई एन जो पावर था उसका वैल्यू करना था 0, तो एन की ऐसे क्या वैल्यू पुट करें कि आपके पास 1 बाई एन का मान 0 हो जाए।
n का ऐसा कोई मान ही नहीं है। ऐसा कोई मान है तो बोलिए n का मान ऐसा क्या पुट कर दे टोटल वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल हो जाए। तो कहोगे इनफाइनाइट रख दीजिए, तो इनफाइनाइट कोई नंबर थोड़ी ना है कि आप इनफाइनाइट पुट कीजिए 1 में इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपको हाई प्रेशर रीजन में याद रखना कि फ्रेंडलीज का जो ग्राफ होता है वो वैलिड नहीं था। लो प्रेशर तक काम कर रहा था उनका, मॉडरेट प्रेशर भी सही है, लेकिन हाई प्रेशर रीजन में उनको ग्राफ तो समझ में आ रहा था कि जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन है, लेकिन उसको कैसे एक्सप्लेन करे, 1/n का मान कभी 0 हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये कैसे पैरेलल हो सकता है। तो उनका ग्राफ बस याद रखना कि फ्रेंडलीज आइसोथर्म इज नॉट वैलिड है हाई प्रेशर रीजन। उसके बाद इसी को फिर वापस जो मॉडरेट जो इंटरमीडिएट प्रेशर जब 0-1 के बीच में रखा गया तो वहीं तक वैलिड सिर्फ था उनका। तो ये इक्वेशन था उनका, हम लोग प्रोपोर्शन हटाएंगे तो के यूज करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग करने के बाद इनका ग्राफिकल कुछ इस तरीके से आएगा और उसको प्लॉट किया गया, प्लॉट करने के बाद उसको आप लोग स्लोप भी मालूम कर सकते हो उस पॉइंट का, इस पॉइंट पे पुट करके। तो जब ये चीजें उनसे हुई नहीं तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम लैंगमुइर था। देखो लैंगमुइर भी ने क्या किया था, ये भी एक अपना एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर बात किए थे। तो सिंस इनका इक्वेशन कुछ और था, x बाई एम उनका था कि x बाई एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के पावर 1/n कुछ करके था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x बाई एम इज इक्वल टू क्या है AP बटे में 1 प्लस BP था। तो ये इनका जो ग्राफ है वो हर जगह चेक किया गया, सबसे पहले इनको लो प्रेशर में चेक किया गया। तो लो प्रेशर में बताया गया कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा बहुत छोटा होगा, लो प्रेशर है, लो प्रेशर मतलब प्रेशर बहुत छोटा अगर रहेगा तो यहाँ पर पी का वैल्यू बहुत कुछ भी पुट करो, जब ज्यादा कम ही है तो ये कोई बड़ा मान होगा नहीं, इसलिए बीपी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए 1 प्लस बीपी की वैल्यू को 1 ही माना गया है, और इसके वैल्यू को 1 मानोगे तो एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा प्रेशर के, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ गया। तो बिल्कुल फ्रेंडली जैसा ये भी आराम से मिल रहा था। मॉडरेट में हम लोग आ गए, तो मॉडरेट की कंडीशन में क्या आप किसी चीज को नेग्लेक्ट तो करोगे नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में रहेगा। तो इनका बिल्कुल इसी तरह से भी आ रहा था, ये भी क्योंकि उनका दोनों सही था इनका भी निकाला गया, तो इसी की तरह कर्व जैसा प्रेशर आया। अब लास्ट में चेक किया कि हाई प्रेशर रीजन पे जो उनको वैलिड नहीं था, अब यहाँ पर चेक करें, अगर हाई प्रेशर है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो 1 प्लस बीपी है, अगर प्रेशर बहुत बड़ा है तो उसमें 1 ऐड करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम लोग क्या लगभग बीपी के ही इक्वल मान लेते हैं अगर प्रेशर बहुत बड़ा है तब। तो ऊपर आपके पास हो गया एपी, नीचे हो गया बीपी, पी कैंसिल करोगे तो ए बाई बी, और ए बाई बी कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए एक्स बाई एम का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो आपके पास एट हाई प्रेशर रीजन पे पैरेलल हो जाता है। इस बात को लैंगमुइर ने प्रूव किया था, वो सिर्फ ऑब्जर्व किया था लेकिन उस बात को प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो ये हो गया आपके पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। अब देखो इसमें नया टर्म डिफाइन होगा, अब ये सब चीजें को क्या सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, इससे कैटलिस्ट क्या होती है। आओ कैटलिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि कैटलिस्ट किसे कहेंगे, तो एक रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है तो एक केमिकल रिएक्शन के रेट को जो अल्टर कर दे, जो चेंज कर दे, वही एक कैटलिस्ट का काम हो रहा होता है। कैटलिस्ट आपके पास दो तरीके से हो सकते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस कैटलिस्ट में क्या बोलते हैं, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज हो और यहाँ पर कैटलिस्ट भी सेम फेज में हो, मतलब आपने गैसियस रिएक्शन लिया है तो यहाँ पर देखो कैटलिस्ट भी गैसियस यूज किए हैं, तो वो एक आपके पास होमोजेनियस कैटलिस्ट यूज हो जाएगा। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, तो देखिए आपके पास रिएक्शन तो यहाँ गैसियस दिख रहा है, लेकिन आपने जो कैटलिस्ट यूज किया वो Fe आयरन है, वो तो सॉलिड है, तो ये जो आपके पास कैटलिस्ट है वो एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होगा। मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही अगर आपने कैटलिस्ट उसी स्टेट में यूज किया तो वो एक आपके पास होमोजेनियस कैटलिस्ट, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ और है और आपने कैटलिस्ट को कुछ और स्टेट ले लिया तो वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। इसी तरीके से और भी रिएक्शन एक ऑटो कैटलिस्ट भी होता है। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन के अंदर ही बन रहा होता है और कुछ समय के बाद वो फिर से रिएक्शन में स्टार्ट कर देता है बनाना, मतलब रिएक्शन के दौरान ही वो बन रहा होता है और बनने के बाद वो कैटलिस्ट की तरह वर्क भी करने लगता है। देखो इंजाइम इंजाइम क्या होता है, इंजाइम भी एक तरीके से कहा जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो इंजाइम के बारे में बोलते हैं हम लोग क्या है, इंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये एक तरीके का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, ये भी कैटलिस्ट ही है ये, लेकिन ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। produced by living cell which catalyze the biochemical reaction in living organism। आपके पास जो बायोलॉजिकल जो कैटलिस्ट होता है वो एक तरीके कहा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या होता है कैटलाइज किया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो हमारे पास क्या होता है, हम जो भी खा रहे होते हैं वो प्रोटीन्स होता है, ठीक है, मान लो हम लोग प्रोटीन्स कोई भी खाते हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो प्रोटीन आपके पास एमिनो एसिड के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, तो वहां पर एक एंजाइम काम कर रहा होता है, वो आपके पास एंजाइम क्या है उसको बोलते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन एक तरीके का एंजाइम है, लेकिन ये किस तरह का एंजाइम है तो उसको बोलेंगे आपके पास एक बायोलॉजिकल एंजाइम है ये,
जो कि आपके पास प्रोटीन्स को एमिनो एसिड के अंदर क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा होता है। या फिर अगर मान लो कि अगर आपके पास जाइमेज है, जाइमेज का मतलब क्या हुआ, जाइमेज आपको ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, इसमें ग्लूकोज को आपके पास इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर आप चाहते हैं ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, तो आप वहां पर एक कैटलिस्ट यूज कीजिए जिसका नाम है जाइमेज। एक और आपके पास कैटलिस्ट है जिसको लोग बोलते हैं क्या, डायटेज कैटलिस्ट। ये क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा होता है माल्टोज के अंदर। अगर आपके पास स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो आपको डायटेज कैटलिस्ट को यूज करना पड़ता है। अगर आप माल्टोज को चाहते हैं कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करें तो आपको माल्टेज का कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। तो ये भी एक तरीके कैटलिस्ट है जो कि बहुत हाईली इफिशियंट नेचर की होती है। ये सबसे अच्छा समझिएगा बात, कैटलिस्ट जो आपके पास है ये सब, ये बहुत हाईली इफिशियंट नेचर की है। हाईली इफिशियंट नेचर का मतलब क्या है, ये कैटलिस्ट सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शन को कैटलाइज करती है। अब मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर तो बहुत सारी चीज प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी, यूरिया भी, बहुत सारी चीजें हैं, तो सबके लिए वर्क नहीं कर रही होंगी। अगर आपके पास पेप्सिन कैटलिस्ट है तो वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ आपके पास प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा, बाकी कुछ चीजों को, कार्बोहाइड्रेट जैसे चीजों को कुछ ही नहीं करेगा। वो सिर्फ एक ही चीज के लिए कैटलाइज की जाती है, वो काफी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होती है। और भी देखो, इसमें और भी एक तरह का कैटलिस्ट होता है जिसको लोग बोलते हैं एक मिनट, जियोलाइट कैटलिस्ट, हाँ, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। इस तरीके से एक नया नया छोटा छोटा चीज आप भी जानते हैं। ये प्रोमोटर्स क्या होता है, जो कि रिएक्शन के रेट, आप जानते हो कि कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्रोमोटर्स का मतलब क्या होता है, हम लोग रिएक्शन में सिर्फ कैटलिस्ट ही यूज नहीं करते हैं। कैटलिस्ट मान लो मैंने यूज किया, लेकिन कैटलिस्ट के भी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है कभी कभी, तो कैटलिस्ट के स्पीड को बढ़ाने के लिए जो यूज करते हैं उसका नाम है प्रोमोटर। ठीक है, प्रोमोटर्स क्या होता है, आप देखोगे कि हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया को आप जब मैन्युफैक्चर करते हो तो वहां पर आप एफी तो डालते ही है, क्योंकि एफी वहां यूज किया था, एफी सरफेस पे वर्क हो रहा होता है। लेकिन ये वर्क होते होते गैसेस एब्जॉर्ब होते होते सरफेस के ऊपर क्या होता है, लेयर बढ़ जाता है, फिर वापस ये रिएक्शन स्लो हो जाता है। इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें मोलिब्डेनम डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम को डालने से क्या होता है कि आपके पास फिर से वो लेयर फ्रेश हो जाता है और वापस फिर से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। मतलब एक कैटलिस्ट के रेट को बढ़ाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, प्रोमोटर यूज करना पड़ता है। ये सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब होता है कि आपके पास ये जो कैटलिस्ट है, जिसमें एक एग्जांपल आपको दिया गया, जियोलाइट दिया गया, जियोलाइट आपके पास एक सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, जिसके अंदर इन लोगों का क्या होता है, सेफ बिल्कुल फिक्स होता है। सेफ फिक्स करने का मतलब क्या है, जैसे आप मान लो कि जियोलाइट की एग्जांपल अगर ले रहे हो, तो जियोलाइट में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के बीच में इसका पूरा नाम है एल्यूमिनो सिलिकेट नाम होता है जियोलाइट का। तो ये आपके पास सिलिकॉन जो होता है ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, एक सिलिकॉन देखोगे अगल बगल 4 ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है इस तरीके से, और सिलिकॉन एटम को कुछ जगह से रिप्लेस करके उसके जगह पर एल्यूमिनियम एटम आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ये जियोलाइट आपके पास सेफ सिलेक्टिव जियोलाइट कैटलिस्ट है। अब कहेंगे कि ये सिलिकॉन को एल्यूमिनियम कैसे रिप्लेस करता है, तो देखिए इसका साइज काफी, आप देखोगे जैसे आप जियोलाइट लोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उस पोर्स में वही एटम फिट हो सकते हैं जो इसी के साइज के जैसे हो। बड़े साइज होंगे तो नहीं आएंगे, छोटे साइज के ज्यादा होंगे तब भी नहीं आएंगे। ये उसी तरह के एटम्स आएंगे यहाँ पर जो कि इसी की तरह के साइज के हो, तभी जाके यहाँ पर पूरी तरीके से फिट होंगे। तो एल्यूमिनियम क्या करता है कि पूरी तरीके से यहाँ पर जाके फिट हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो आपके पास जियोलाइट है वो किस तरह का जियोलाइट है, तो ये जो जियोलाइट आपके पास है एक सेफ सिलेक्टिव जियोलाइट है, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स शेप के मॉलिक्यूल यहाँ पर जाके एडजस्ट हो पाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एडजस्ट नहीं पाएंगे। जैसे जियोलाइट से बताया कि माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है इसके अंदर है, और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप इसको हिट कर रहे होते हो तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के एटम इसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल होता है, JSM5 होता है। JSM5 भी एक जियोलाइट, एक आपके पास सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। ये JSM5 से हम लोग क्या करते हैं, तो ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल को पेट्रोल यानी गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था ये कैटलिस्ट को यूज करने पे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, याद रखिएगा, एक जियोलाइट कैटलिस्ट और एक आपके पास होता है ZSM5। ZSM5 याद कर डायरेक्टली अल्कोहल को गैस के ये गैसोलीन में कन्वर्ट कर देगा, पेट्रोल वगैरह में कन्वर्ट कर देगा। और आपके पास जियोलाइट्स क्या होते हैं, तो जियोलाइट्स के अंदर आपके पास एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम एटम के कुछ एटम को रिप्लेस कर दिया, सॉरी सिलिकॉन के कुछ एटम को एल्यूमिनियम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये सब तुम्हारे पास कैटलिस्ट है, जो कि कैटलिस्ट हो गया आपके पास पूरी तरीके से कंप्लीट। और कैटलिस्ट के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल हम लोग को यहाँ पे नॉलेज लेना पड़ता है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। एक मिनट, हाँ, पहले कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर बात करें कि होते क्या है, तो लगभग आप लोग सब लोग जानते हैं। देखने से आपको लगे कि होमोजीनियस नेचर का, लेकिन एक्चुअली हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। पहली बात तो ये, अगर सिंपल एग्जांपल में अगर रखना है तो जैसे मान लो कि मैंने 3 कंटेनर लिया,
पहले कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, वाटर डाल दिया। दूसरे कंटेनर में आपने क्या डाल दिया, दूसरे कंटेनर में मैंने वाटर लिया और उसके अंदर 1 चम्मच दूध डाल दिया, मिल्क डाल दिया। तीसरे कंटेनर में मेरे पास वाटर है और 1 चम्मच आपने सैंड डाल दिया। तो इसमें जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा वो देखो ये वाला पार्ट होगा। मतलब वाटर के अंदर आपने क्या मिल्क एक चम्मच जो आपने मिल्क डाल दिया, उसका जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन होगा। सॉल्ट जो डालोगे वो बन जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। और ये जो आप डालोगे उसको सस्पेंशन कहते हैं, क्योंकि ये तो डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, देखने से आपको लगेगा कि वाटर, ये जो आपने इसके अंदर मिल्क डाला है वो डिसॉल्व हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो डिसॉल्व नहीं होता, वो डिस्पर्स हो रहा होता है, वो पूरी तरीके से वाटर में जाके फैल जाता है। तो वो चीजें डिसॉल्व नहीं है, वो चीजें डिस्पर्स है। जो चीजें आप कहोगे कि डिस्पर्स कैसे करके तैयार किया जाए, तो वो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर चेक करोगे कि इसके अंदर क्या इसकी मतलब साइज होती है पार्टिकल्स की, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए। अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो इसके साइज पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, लेकिन आपके पास अगर कोलोइडल है तो इसकी साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहती है, तब इसको हम लोग बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर तुम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जिस तरह की डिस्पर्स फेज क्या होती है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होती है। एक मिनट, तो एक मिनट जो, हाँ, कोलोइडल जो आपके पास सॉल्यूशन होते हैं उसमें 2 चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलती है बेसिक। एक हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज, दूसरा बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ये डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, आओ इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि आपने क्या लिया, फिर से वही आपने मिल्क लिया और मिल्क के ऊपर आपने क्या डाल दिया, मिल्क नहीं सॉरी वाटर आपने मीडियम ले लिया और इसके ऊपर आपने मिल्क डाल दिया। तो मिल्क क्या हो गया, मिल्क पानी पे पूरी तरीके से डिस्पर्स हो गया। तो जो भी डिस्पर्स हो रहा होगा उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जिसमें डिस्पर्स हो रहा है वो डिस्पर्सन मीडियम है। मतलब यहाँ पर वाटर एक डिस्पर्सन मीडियम है और जो आपके पास मिल्क है वो एक डिस्पर्स फेज है। क्यों, क्योंकि मिल्क ही डिस्पर्स हुआ यहाँ पर है वाटर के ऊपर हर तरीके से। तो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, ये आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आते हैं और इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करवाए गए। टोटल आपको 9 तरीके के दिखाई पड़ेंगे। तो ये सब सिंपल चीजें हैं, वो सब आपको आते भी है कैसे कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो लिक्विड के ऊपर गैसेस का जो डिस्पर्स किया गया, ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो आप देखते हैं फ्रोथ वगैरह देखते हैं, जो झाग होता है, सोप लेदर देखते हैं, तो ये सब क्या होती है, वो सब गैसेस पार्टिकल्स होती हैं जो कि क्या होती है, लिक्विड के ऊपर जाके जमने लगती है। तो ये सब चीजें आप लोग को पता है, ये सब चीजें कोई हार्ड नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर देखते हैं। जैसे कि अब अगर बात करेंगे इसके अंदर की क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन किसके ऊपर, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कितना किए हैं। हम लोग देखो मेनली बात करेंगे डिस्पर्स फेज के ऊपर, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, उसके बेसिस पर तुम लोग को मालूम चल गया कि लाइफिलिक और लाइफोबिक होते हैं। लाइफिलिक क्या होते हैं, लाइफोबिक क्या होते हैं। तो अभी इसके जस्ट बाद एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा देर में बताते हैं, पहले इसको क्लियर कर दें फिर ये समझ में आ जाएगा तुरंत तुम लोग को। अगर हम बोलें कि यहाँ पर कि डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज, अगर सिर्फ डिस्पर्स फेज के ऊपर बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, तो आपको 3 तरीके के मिलेंगे। एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, एक मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड होता है, एक एसोसिएट कोलॉइड होता है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड क्या होता है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड का मतलब होता है कि आपके पास पार्टिकल साइज पहले से काफी छोटे होंगे और उसने आप लोग क्या कर दिया, आपने उसको डाल दिया एक सॉल्यूशन के अंदर, मान लो वाटर के अंदर फिल कर दिया। तो डालने के बाद इतने पार्टिकल साइज छोटे होते हैं कि वो आपको दिखेंगे नहीं, आपको लगेगा कि एक ट्रू सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर आपने इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डालोगे तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो जाता है, आपस में सारे मॉलिक्यूल्स उसके जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो एक साइज काफी बड़ी हो जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाती है। और जैसे इसके साइज बीच में आ जाएगी तो आपको मालूम है कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया होता है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर्स का मतलब है, जैसे कि आप एग्जांपल दे रहे हैं एसिड, सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर का एसिड मॉलिक्यूल्स लो, इसको आप वाटर के अंदर डालोगे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत सारे जब एसिड मॉलिक्यूल डालोगे तो ये एसिड मॉलिक्यूल, एक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल को एडजस्ट कर लेंगे और उसकी साइज क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, पूरी वाटर के अंदर डिस्पर्स होने लगती है। एक एसिड मॉलिक्यूल अपने से लाखों एसिड मॉलिक्यूल को कंबाइन करके उसकी साइज में काफी बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद वो क्या होती है, आपको पूरे वाटर के अंदर डिस्पर्स फैली हुई घूमते घूमते दिखाई पड़ती है। तो वो किस तरह का आपके पास कोलाइड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बोलते हैं।
जैसे गोल्ड हो गया, सल्फर हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ गोल्ड के तुम डालोगे, सल्फर के डालोगे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में बंध जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होता है। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, साइज में पहले से ही बड़े होते हैं, साइज में पहले से बड़े होते हैं, आपको कुछ करना नहीं होता यहाँ पर सिर्फ आपको वाटर के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड को डाल दोगे तो ये अपने आप ही मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को जनरेट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल तुम लोग समझो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई स्टार्च को अगर हम वाटर के अंदर डाल देंगे तो डालने के बाद एक टर्बिडिटी क्रिएट होती है। जो आपके पास टर्बिडिटी होती है उसी को तुम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोल रहे होते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड बोलते हैं। जैसे कि मान लो पोटैटो, देखो पोटैटो को क्या आप कर लो कि उसको ऊपर का लेयर हटा के उसको जैसे सब्जी वगैरह के लिए जैसे काटते हो उसको काट के और पानी के अंदर डाल दीजिए। तो पानी के अंदर डालने के बाद आपको खुद समझ में आ जाए कि वो पूरा टर्बिडिटी क्रिएट हो गया, चारों तरीके से धुंधलापन आपको दिखेगा। तो वो क्या फॉर्म हो रहा है, तो वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही तो बन रहा है। तो उसके लिए आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ आपने काट के बस उसके अंदर डाल दिया। तो एक सिंपल सा यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड के अंदर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को जुड़ने की जरूरत नहीं है, ये पहले से साइज में फिक्स होते हैं। आपको सिर्फ डालना है और डालने के बाद तुरंत कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लेना है, जिससे मेटल्स के सारे सोल्स होते हैं वो मल्टी मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। अब देखो इसकी एक और बात, जैसे स्टार्च सॉल्यूशन जो आपको बताया, सेलुलोज होता है, प्रोटीन्स होता है, जैसे दाल वगैरह में देखोगे पानी के अंदर डाल के तो अपने आप टर्बिडिटी फॉर्म करके अपने आप ही कोलाइडल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखोगे कि एसोसिएट कोलाइड क्या होता है। एसोसिएटेड कोलाइड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एसोसिएट का तो नाम से भी लग रहा है कि तो क्लियर है कि एसोसिएट हो जा रहा है, लेकिन फिर आप कहेंगे कि फिर तो मल्टी मॉलिक्यूलर भी तो एसोसिएट होकर कंपाउंड बनाया था, बहुत सारे मेटल्स आपस में कनेक्ट होकर बड़े से मॉलिक्यूल में चले गए थे। एसोसिएट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब डालोगे, अगर इसके अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन का यूज करोगे कोई भी, तो ये बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर उसी का हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर यूज करोगे, ज्यादा अमाउंट यूज करोगे, तो वो एक कोलाइड के फॉर्म के काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास वाटर है और तुमने क्या किया कि इसमें अगर एक चम्मच थोड़ा सा एकदम हल्का सा अमाउंट में तुमने सर्फ एक्सेल डाल दिया, तो सर्फ एक्सेल डालोगे तो आपको तो पता नहीं चलेगा, वो तो डिजोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा डालोगे आपको लगेगा कि ये तो पूरी तरीके से डिजोल्व हो गई इसके अंदर। लेकिन अगर उसी का क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा हाई में डाल दोगे, एक दो चम्मच डालोगे, तो उसके बाद आपको दिखेगी वो चीजें दिख रही होंगी, फॉर्म के ऊपर जनरेट हो रही होती हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास एसोसिएटेड कोलाइड होते हैं, जिसमें मेनली सोप एंड डिटर्जेंट आ रहे होते हैं। इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन डालोगे तो लगेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने डाल दिया, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन डालोगे तो उसके अंदर क्या बन जाता है, उसके अंदर एक कोलाइड्स बन जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि सोप को वाटर के अंदर डालते हैं, मान लो कि यहाँ पर वाटर है और इसमें हम लोग क्या किए, सोप डाल दिए। तो वाटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, सबको मालूम है, वाटर एक पोलर नेचर का होता है, इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव पोल होते हैं, पोलर नेचर का है। लेकिन अगर आप जो सोप लेते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। सोप में कौन कौन सा पार्ट होते हैं, इसका फॉर्मूला देखोगे तो C17H35O11, ये सोप का फॉर्मूला है। तो सोप के फॉर्मूला में देखोगे तो दो पार्ट्स होते हैं, तो इसमें एक पोलर भी होता है, एक नॉन पोलर भी होता है। पोलर पार्ट कौन सा है, नॉन पोलर पार्ट कौन सा है, तो CH3, एक मिनट, C17, मतलब 17 है तो बहुत सारे कार्बन है इसके अंदर, और लास्ट में COONA, और Na तो वाटर में जाते ही निकल जाएगा आपके पास, तो Na निकल जाएगा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस बन जाएगा, जो कि एक नेगेटिव चार्ज है। तो देखो ये आपका सोप का फॉर्मूला है, जिसके ऊपर क्या है, एक पार्ट तो पोलर में दिख रहा है, एक पार्ट पे तो चार्ज होता है। ये जो कार्बन जो इधर एक होता है नॉन पोलर पार्ट, और जिसके अंदर पोलर पार्ट, उसको लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और जो नॉन पोलर पार्ट है उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हिटिंग। तो जैसे ही क्या करते हो आप इसके अंदर कोई वाटर के अंदर आप डाल रहे होते हो, तो ये वाटर को क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को नेगेटिव पार्ट वाले चारों तरफ से सराउंड कर रहे होते हैं। तो चारों तरफ से ये आपके पास जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स है, और आपने क्या किया है कि सोप डाला, तो सोप का जो नेगेटिव पार्ट है, जो कि पोलर पार्ट है, वो चारों तरफ से इसको सराउंड कर लेगा, और सराउंड करके क्या करेगा, एक बड़ा सा शेप दिखाई पड़ेगा, जो कि फोम जैसा दिखाई पड़ता है, वही इसको हम देख पाते हैं, बड़ा बड़ा फॉर्म दिखते हैं कि वाटर के अंदर जनरेट हो गया सोप डालने पर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मिसल बोलते हैं, MISCEW। ये मिसल्स होता है, ये मिसल्स क्या होता है, फॉर्म की तरह जनरेट हो रहा होता है। और इसमें एक नया टर्म भी आता है, CMC। CMC का मतलब क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन विच अबव फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस।
कहेंगे कि ये जो आपके पास मिसल है, ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिस कॉन्सेंट्रेशन पे ये मिसल बनने लगा, तो उस तरह का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको शॉर्ट में सीएमसी भी कहते हैं। और एक और यहाँ पे टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पर मिसल बन रहा होता है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं हम लोग हैं। मिसाइल्स जिस कॉन्सेंट्रेशन पे हो रहा होता है, जिस कॉन्सेंट्रेशन पे मिसाइल फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ये क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन, सीएमसी शॉर्ट में बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये मिसाइल जनरेट हो रहा होता है उसको हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। ये ध्यान रखना। अब देखो कि यहाँ पर बताए थे कि ये तो आपके पास टाइप्स कंप्लीट हो गए, ये एसोसिएट कोलाइड होते हैं। इसके अंदर याद रखना जनरली सोप एंड डिटर्जेंट आते हैं। स्टार सेलुलोज आपके पास मैक्रो में आते हैं और मल्टी में आपके पास गोल्ड, सल्फर, ये सब के सोल आते हैं। अब डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम की बेसिस पे अब देखो कि हमको पढ़ना होता है लाइफिलिक कोलाइड और लाइफोबिक कोलाइड। लाइफिलिक कोलाइड्स क्या होता है, तो लाइफिलिक हम लोग बोलते हैं जो वाटर लविंग कोलाइड्स होता है उसको लाइफिलिक कहते हैं। जो वाटर के साथ ग्रेट एफिनिटी रखता है उसको लाइफिलिक कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करेंगे लाइफोबिक के अंदर, तो लाइफोबिक कहता है कि वाटर से जो हेट रखता है, जिसको वाटर बिल्कुल पसंद नहीं, वाटर के साथ वो डिस्पर्स होना ही नहीं चाहता है, जो आसानी से डिस्पर्स हो जाए, जिसमें हमको कुछ मेहनत नहीं करना पड़े, तो वो आपके पास लाइफिलिक कोलाइड्स होते हैं, जिसको बनाने में हमें कोई मेहनत नहीं करना, बस उसको हम डालेंगे, डालने के बाद ये अपने आप तरीके से बन जाएंगे। लेकिन लाइफोबिक तो आपके पास क्या होता है, वाटर हेटिंग सब्सटेंस है, वो वाटर के साथ वो ऐड ही नहीं होना चाहता है। तो इसलिए इसको अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से डिस्पर्स कराना, अगर आप लोग लाइफोबिक कोलाइड बनाना चाहते हैं जो कि वाटर के अंदर जाना ही नहीं चाहता, वो हिट करता है उस चीज से, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर डिस्पर्स करना चाह रहे हैं, तो उसको आपको कोई स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन लाइफिलिक कोलाइड बनाने में आपको कोई मेहनत नहीं करना, क्योंकि वो वाटर लविंग सब्सटेंस ही वाटर के साथ वो ऐड ही होना चाह रहा है। तो हम लोग को ये अब देखो आगे के जो चैप्टर में जो पढ़ने होते हैं वो पूरी तरीके से याद रखना है कि लाइफोबिक के बारे में ही पढ़ने होते हैं। और एक चीज और बता दें, लाइफिलिक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जो लाइफिलिक के जो कोलाइड्स होते हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो लाइफोबिक आपके पास पहले से ही क्या है, पहले से वाटर लविंग सब्सटेंस है, वाटर एक पोलर है, तो ये आपके पास जो लाइफिलिक है वो भी एक पोलर नेचर का होगा, और चारों तरफ से इसको जाके सराउंड करेंगे, चारों तरफ से इसके वाटर मॉलिक्यूल्स अगल बगल जाके सराउंड कर लेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे तो हमें भी समझ में आ रहा है कि ये हाईली हाइड्रेटेड फॉर्म करेगा और ये एक स्टेबल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे आपके पास लाइफोबिक होते हैं, वो वाटर तो एक तो वाटर से हिट करते हैं, तो वो स्टेबल कैसे होंगे, वो आपस में डिस्पर्स कैसे होंगे उसके अंदर। तो उसको डिस्पर्स करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अलग मेथड पढ़ना पड़ता है, कैसे उसको डिस्पर्स करवाएं हम लोग। तो डिस्पर्स कराने के देखिए कौन कौन से मेथड है आपके पास, फिजिकल मेथड्स भी होते हैं, केमिकल्स मेथड भी होते हैं। तो पहला फिजिकल मेथड, पहला आपके पास केमिकल्स मेथड है, यानी कि लाइफिलिक कोलाइड को लाइफोबिक, लाइफिलिक नहीं, लाइफिलिक तो आसानी से बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। लाइफोबिक इजली तरीके से नहीं बन सकते हैं। अगर मुझे लाइफोबिक कोलाइड को प्रिपेयर करना है तो उसको प्रिपेयर करने के क्या तरीके हैं। तो पहले तो कोई भी कोलाइड प्रिपेयर करने का क्या तरीका है, तो मेरे पास पहला ऑक्सीडेशन मेथड है। अगर आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है और उसके साथ आपने क्या किया, ब्रोमीन वाटर में उसको आपने डिसॉल्व किया हुआ है, तो वहां से क्या होता है कि जो सल्फर का जो सोल होता है, सल्फर जो एटम्स होते हैं वो चारों तरीके से उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये ऑक्सीडेशन के अंदर हो रहा होता है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास गोल्ड क्लोराइड होता है और स्टेनस क्लोराइड होता है, और दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो जो गोल्ड के सोल होते हैं चारों तरफ से सॉल्यूशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सेम हाइड्रोलाइसिस के केस है, अगर आप यहाँ पर FeCl3 को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो आयरन के जो +3 पार्टिकल्स है वो पूरे सॉल्यूशन के ऊपर जाके क्या होते हैं, फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। और लास्ट आपके पास है डबल डिकम्पोजिशन। इसके दौरान क्या होता है कि आपके पास जो आर्सेनिक ऑक्साइड होते हैं उसको जैसे आप H2O के साथ रिएक्ट कराओगे, उसके सॉल्यूशन पास करोगे, तो पास करने के बाद आपके पास जो आर्सेनिक जो होते हैं, ठीक है, वो चारों तरीके से पूरे सॉल्यूशन के ऊपर वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो फाइनली आपके पास ये केमिकल मेथड से देखोगे तो 4 तरीके हैं। फिजिकल मेथड में देखो अलग अलग मेथड्स होते हैं। फिजिकल मेथड में देखो मेन जो मेथड है वो समझा रहे हैं। आपके पास डिस्पर्सन मेथड है, तो और भी मेथड्स हैं। बाय एक्सचेंजिंग सॉल्वेंट से भी कर सकते हो, बाय एक्सेसिव कूलिंग से भी कर सकते हो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट कुछ खास मेथड नहीं है। मेन देखो मेथड आपके पास ये है, डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड में क्या क्या होता है, तो अलग अलग नाम है। एक आपके पास मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड होता है, एक होता है ब्रिज आर्क मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्सन के अंदर क्या होता है, तो मैकेनिकल डिस्पर्सन के अंदर आपके पास कोलाइडल पार्टिकल जो रेंज होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, और मैकेनिकल डिस्पर्सन को यूज करके क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करा रहे होते हैं ताकि कोलाइडल के रेंज में आ जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आप लोग जो व्हीट वगैरह यूज करते हैं, गेहूं जो यूज करते हैं हम लोग, जो चावल गेहूं जो होता है, गेहूं काफी बड़ा बड़ा साइज का होता है, आप उसको क्या करते हैं, मिल में ले जाके उसको क्या करते हो, उसके पार्टिकल को छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट करा देते हो।
तो सेम काम यहाँ पर भी होता है। कोलाइडल कुछ पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मैकेनिकल डिस्पर्सन यूज करके साइज काफी छोटा करा देते हैं ताकि वो एक कोलाइडल पार्टिकल्स के रेंज में आ सके। जैसे पेंट होता है, डाइज होता है, ये साइज काफी बड़े होते हैं और इसको अगर हमको कोलाइडल रेंज में लाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये उसके पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, काफी तोड़ना पड़ेगा। एक तुम्हारे पास होते हैं ब्रिज आर्क मेथड। देखो ब्रिज आर्क मेथड में होता क्या आपके पास है, तो ब्रिज आर्क मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक कंटेनर ले लेते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर एक छोटा सा, एक मान लो कि आपके अपने कोई सेटअप तैयार किया, इस पे आपने क्या किया कि गोल्ड के पार्टिकल्स रखे हुए हैं और चारों तरफ यहाँ पर बगल बगल क्या रखे हो, वो एक तो वाटर रखे हैं और एक प्लस यहाँ पर आइस का कोई मिक्सचर, वाटर आइस दोनों मान लो काफी ठंडा है, मिक्स कर दियो, इसके अंदर गोल्ड पुट कर दियो, गोल्ड रखे हो। अब यहाँ पर क्या करोगे, दो आप इलेक्ट्रिक रड लेके आओ और दोनों को आपस में सटाओ, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दो। जैसे बैटरी ओपन करोगे तो ये दोनों के बीच आपने चूंकि दोनों को एक दूसरे में सटा के रखा हुआ है तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा और जिसकी वजह से आपके पास ये जो गोल्ड है वो क्या हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई हीट उसको मिलेगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा तो फिर वो बाहर निकल के आएगा, बाहर निकलेगा वेपर, लेकिन ये आपके पास जो बगल बगल का जो वाटर है वो पूरी तरीके से ठंड है। तो ऊपर उसका वेपर निकलने के बाद जैसे वो ऊपर की ओर पुट होगा, कुछ समय के बाद वो क्या होगा कि पूरे वाटर के अंदर जाके डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, फिर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। जैसे वेपर ठंडा हो जाएगा क्या होगा, वाटर के अंदर चारों तरफ से डिस्पर्स हो जाएगा। तो आपके पास दूसरा जो मेथड है डिस्पर्स करने के, आपको अगर डिस्पर्सन कराओगे तभी तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, उसको कहते हैं ब्रिज आर्क मेथड, जिसमें हम लोग गोल्ड का आपको बताएं, इसमें सिल्वर के भी आपको मेटल्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक आपके पास होता है पेप्टाइजेशन मेथड। देखो पेप्टाइजेशन के अंदर होता क्या है, पेप्टाइजेशन का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रिसिपिटेट है और तुम चाहते हो उस प्रिसिपिटेट को किस में कन्वर्ट कराना, उसको कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर समझा रहे हैं कि कन्वर्ट करवा देना। तो कोई भी प्रिसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कराने जाओगे तो इस प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब होता है कि एक पीपीटी को आप कन्वर्ट करा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन पीपीटी इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको कहते हैं पेप्टाइजेशन मेथड कहा जाता है। अब हम पूछेंगे कि आप ऐसे डायरेक्ट तो नहीं करा देंगे, कैसे कराएंगे, कराने के लिए क्या करेंगे आप, तो मान लो ने आपने एक AgNO3 लिया, सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें आपने KI को ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा आपके पास, AgI फॉर्म होता है। ये AgI का प्रिसिपिटेट होता है, और भी चीजें फॉर्म होती है लेकिन और डजंट मैटर। AgI जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा होता है तो ये क्या करता है कि AgI को हमको क्या करना है, प्रिसिपिटेट हो गया, लेकिन ये प्रिसिपिटेट हो गया, हमको तो इसको क्या करना है कि चारों तरीके से सॉल्यूशन के ऊपर क्या करना है, फैलाना है, डिस्पर्स कराना है। तो डिस्पर्स करने के लिए इसके अंदर हम लोग कुछ मटेरियल्स को ऐड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि AgI जो आपके पास है वो चारों तरीके से सॉल्यूशन के ऊपर फैलने लगती है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि एक पीपीटी को आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करा दिया, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालकर, तो इसी प्रोसेस का नाम होता है पेप्टाइजेशन। आप यहाँ पर कुछ पीपीटी यहाँ पर आपके पास अपने इलेक्ट्रोलाइट को पुट किया और आपने अपने एक क्या बोलते हैं उसको, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। और जिस एजेंट का आप यूज करते हैं उसको पेप्टाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा इसके अंदर। यहाँ पर क्या रहा है कि अगर मेरे पास अगर FeCl3 का अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आपके पास अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड है और आपने अगर उसके अंदर FeCl3 को डाल दिया तो क्या होगा, आपके पास वो सॉल्यूशन के ऊपर चारों तरफ Fe लेयर बैठ जाता है। आपको बताएंगे भी कैसे बैठ जाता है, चारों तरफ Fe लेयर बैठ जाएगा, Fe लेयर बैठने के बाद इसकी साइज बड़ी हो जाती है और ये जो प्रिसिपिटेशन है वो आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, उसके बाद हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होती है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आपके पास बहुत तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हम लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी से बोलेंगे, हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से बोलेंगे। तो ये सब अलग अलग तरीके के देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो जो मेन मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब तो पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कोई पढ़ने का कुछ नया चीज नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के देखो अंदर क्या क्या होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपके पास आता है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब है कि अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनाते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो जिगजैग मूव कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी एक ब्राउनियन मूवमेंट की तरह शो करते हैं। अब देखो कि अगर मान लो कि मेरे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को अगर चेक करोगे तो जैसे मान लो कि आपने कोई मूवी देखने बैठे हो तो वहां पर देखो एक प्रोजेक्टर पीछे लगा हुआ रहता है और आपके पास वहां से वो लाइट आता है और स्क्रीन पे गिरता है और हम लोग क्या करते हैं, सारे लाइट मतलब सारे पिक्चर को विजिबल कर पाते हैं।
तो ये जो आपके पास प्रोजेक्टर से जो लाइट आ रही होती है उसको हमको पाथ को पूरे देख पाते हैं, लाइट किधर से आ रही है। तो पाथ ऑफ विजिबल जो होता है उसको लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट का नाम है टिंडल इफेक्ट। तो इसका मतलब है कि आपको प्रोजेक्टर के थ्रू जो आपके पास जो लाइट पास हो रही थी, ठीक है, उसके जो हम लोग पाथ को देख पा रहे थे, तो पाथ को क्यों देख पा रहे थे? तो वहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो उसको लाइट के पार्टिकल्स क्या कर रही है, वो स्केटर कर रही होती हैं। अब वो हर डायरेक्शन में जाके क्या कर, स्केटरिंग होने की वजह से हम लोग उसको पार्टिकल को पाथ के राइट को देख सकते हैं। तो इसी तरीके से कहा जाएगा, मान लो तुम्हारे पास अगर कोलाइडल सॉल्यूशन अगर प्रेजेंट है, तो वहां पर भी अगर आप रे ऑफ लाइट को पास करोगे, लाइट को पास जैसे कीजिएगा, तो वो पाथ बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक दिखेगा आपके पास, वो जो पाथ होके जाएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि टिंडल इफेक्ट भी शो किया जाता है। जैसे मान लो आपने एक मिल्क का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया और आपने क्या किया कि एक टॉर्च लिया और लाइट को पास किया, ये पाथ ऑफ लाइट पूरा आपको बिकम्स पूरा विजिबल होगा, तो हम लोग बोलेंगे टिंडल इफेक्ट शो करता है। लेकिन ध्यान देना कि अगर आप इसको ऊपर से देखोगे 90 डिग्री पर, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा बिल्कुल, मतलब आप यहाँ से रे ऑफ लाइट पास करो, आप इसको परपेंडिकुलर अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कुछ ब्लू कलर का दिखाई पड़ेगा। अगर आप इसको पैरेलली ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपको दिखेगा क्या चीज, ये रेड कलर का दिख रहा होता है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? जैसे कि आप समझोगे कि ये स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट होता है, जैसे कि हम लोग को स्काई का कोई कलर तो होता नहीं है, वो पूरी तरीके से ब्लैक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम उसको दिन में देखते हैं ब्लू कलर की वजह से। तो ब्लू कलर हमें क्यों दिखाई पड़ता है? तो फिर से वही आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। दिन में देखोगे तो कुछ पार्ट आप जानते हो कि लाइट जब भी आ रही होती है तो कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और कुछ पार्ट वो ट्रांसमिट कर देती है। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है इसकी वजह से हमको क्या करते हैं, लाइट आपको ब्लू कलर का दिखता है, और जो ट्रांसमिट पार्ट होता है उसकी वजह से हमको लाइट क्या होता है, रेड कलर का भी दिखाई पड़ रहा होता है। तो वही आपके पास अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को भी अगर रे ऑफ लाइट से अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली अगर आप देखोगे तो आपको ब्लू कलर का दिखेगा, लेकिन जब पैरेलली देख रहे होगे तो आपको रेड कलर का भी विजिबल हो रहा होता है। अब देखो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोस्मोसिस पढ़ रहे होते हैं। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्मोसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पहले क्यों आती है उसके ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कैसे शो कर पाती है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए याद रखना है कि प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन के एक खासियत होता है कि वो अपने जो आपके पास जो कॉमन एड्सॉर्ब आयन है, जैसे कॉमन आयन होता है वो एड्सॉर्ब कर लेती है। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो मेरे पास AgNO3 है और उसमें मैंने Ki को रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर तो आपके पास रिएक्शन बन जाएगा AgI प्रिसिपिएट हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर आप इस सॉल्यूशन के अंदर अगर ज्यादा अमाउंट में Ki को ऐड करोगे, पहले तो ये प्रिसिपिटेट था, अब अगर इसके अंदर आप ज्यादा अमाउंट में Ki को ऐड करोगे तो वो क्या करता है कि यहाँ पर अपने आयन में देखेगा कि मेरे पास I है और Ag है, यहाँ पर K है तो अलग है, लेकिन I तो दोनों में कॉमन हो गया, तो ये अपने ही मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपने कॉमन आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सरफेस के ऊपर चारों तरफ से I माइनस बैठ जाएगा। तो यहाँ पर I माइनस सारे तरीके से कुछ सराउंड कर लेती है, फिर इस तरह से और भी आपके पास AgI मॉलिक्यूल्स होंगे उसके तरफ चारों तरफ I माइनस सराउंड कर लेगा। तो अगल बगल देखोगे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो जो पहले प्रिसिपिटेट थी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब ये सारे चार्ज के पार्टिकल्स अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा होता जरूर है कि इसके ऊपर कोई ना कोई पार्टिकल्स होता है, मतलब उस पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, और भी चार्ज कैसा है तो सेम है, सेम चार्ज है तभी एक दूसरे को रिपेल करके सॉल्यूशन में पूरी मूव कर रही है। अगर हम बोलते हैं कि कोई चीजें इसमें डिस्पर्स हो गई, तो डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, कोई चीजें मूव क्यों कर रही होती है वाटर के अंदर, डिस्पर्स कर रही है क्योंकि क्या उसके ऊपर एक तो बोलते हैं सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रही है, दूसरे को दूर भगा रही होती है, इसलिए सॉल्यूशन में पूरा मूव कर रही होती है। तो कुछ बातों से ये भी चीज प्रूफ होता है कि आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट होती हैं। और इसमें खासियत भी होता है कि अगर आपके पास जिसका प्रिसिपिटेशन होगा वो अपने में से कोई कॉमन आयन को, जैसे आप कोई ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सेस यूज करोगे, आपने Ki को ज्यादा अमाउंट में मान लो डाल दिया, तो वो क्या करेगा, एजाइक जो प्रिसिपिटेट हुआ रहेगा वो अपने सरफेस के ऊपर क्या करेगा कि नेगेटिव लेयर को फॉर्म कर लेगा, I माइनस को ऊपर अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा। अगर मान लो कि आपने AgNO3 को अगर ऐड कर दिया ज्यादा अमाउंट में, तो यहाँ पर चारों तरफ फिर Ag का लेयर बना लेगा। तो ये एक खासियत होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है आपके पास एडजॉर्प्शन के लिए, एडजॉर्प्शन के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंट होता है ये। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है कि अगर तुम्हारे पास अभी कुछ देर पहले बताई थी, अगर मान लो कि एक रिएक्शन है फेरिक हाइड्रोक्साइड,
तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या लिए थे, FeCl3 लिए थे और प्लस H2O लिए थे। इससे बनता है आपके पास है फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ये अपने सॉल्यूशन के ऊपर क्या रखती है, सॉल्यूशन के ऊपर जनरली इसकी पॉजिटिव चार्ज होती है। और ये आयन को जैसे ही आप इसके ऊपर अगर NaOH के पार्टिकल्स को ऐड कर दोगे तो अपने चारों तरफ OH माइनस को सराउंड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि इसके पास OH है और ये कॉमन आयन को एब्जॉर्ब कर लेती है OH, और चारों तरफ के से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें और भी प्रॉपर्टीज है लेकिन अभी बताएंगे तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, थोड़ा बहुत इसके बारे में और पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ा लेंगे आगे, नहीं तो ज्यादा बताने से क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा सब कुछ।